ओके जी, तो हमारी बुक का क्वेश्चन नंबर 13 है। देखिए बेटा, हमारी बुक के अंदर 14 क्वेश्चंस हैं और ये 14 क्वेश्चंस हैं, याद रखिएगा। ये कोई आपके कॉन्सेप्ट बिल्डिंग चीज़ें नहीं है, ये आपके टेस्टिंग क्वेश्चंस हैं, ठीक है। अगर आप ये क्वेश्चन करके जाते हैं, यू वुड बी कैपेबल टू पास द पेपर। अगर आप इनको नहीं करते, और ये सिर्फ 14 ही मोर देन एनफ है। इफ़ यू से सर नहीं क्वेश्चन थोड़े हैं, प्रैक्टिस कम है, भाई साहब इन 14 को खुद से कर ले, इंशाल्लाह इनकम फ्रॉम बिजनेस में मार नहीं खाते, ठीक है। लेकिन अगर आप 140 क्वेश्चन करके जाएं और आई कैप के लेवल के ना करके जाएं, तो मैं कहता हूँ जनाब लग बंदा जाएगा आई कैप में, जब पेपर के सामने आपके सामने जब क्वेश्चन आएगा पेपर, ठीक है। तो खैर क्वेश्चन नंबर 13 सितंबर 2022 का जनाब क्वेश्चन है, ठीक 1 साल पहले के टाइम का क्वेश्चन। तो कहता है जी, आज़ादी एंड को एसी इज एन एसोसिएशन ऑफ पर्संस इंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग डिस्पोजल प्रोडक्ट्स। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन हैज बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम एसीज रिकॉर्ड्स फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2022। अब ये एओपी का क्वेश्चन है। एओपी के क्वेश्चन भी ऐसे ही होते हैं जैसे इनकम फ्रॉम बिजनेस के क्वेश्चन है। उनमें सिर्फ थोड़ा सा फर्क ही होता है कि वहाँ पे मेंबर्स की बात हो रही होती है, मेंबर्स को डिस्ट्रीब्यूट आपने करना होता है, बाकी सारा कुछ आपने एज इट इज करना होता है। याद कीजिए सेक्शन 21 के अंदर हम लोगों ने डिस्कस किया था, अगर कोई पार्टनरशिप का मेंबर किसी किस्म के पैसे लेता है तो इट वुड बी एज्यूम कि वो खर्चा बिजनेस का नहीं है, वो ऐड बैक कर दिया जाएगा और ये समझ जाएगा कि उस बंदे ने अपने प्रॉफिट में से हिस्सा लिया है, ठीक है। देखिएगा, ये था तो क्वेश्चन एओपी का, लेकिन इसकी रिक्वायरमेंट क्या थी अभी देखते हैं कि क्या इसकी रिक्वायरमेंट एओपी को कैलकुलेट करने की है या स्पेसिफिक पर्सन के लिए। तो कहते हैं आप सेल्स टैक्स, सॉरी सेल्स आपके पास है, सेल्स टैक्स पे किया हुआ है, ट्रेड डिस्काउंट है, नेट सेल्स है, कॉस्ट ऑफ सेल्स है, ग्रॉस प्रॉफिट है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है और लॉस बिफोर टैक्स है। 66 का लॉस है, ये लॉस बिफोर टैक्स है, ठीक है जी। अभी तक हम पढ़ते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स और ये क्या है, लॉस बिफोर टैक्स। इसमें घबराने वाली बिल्कुल भी बात नहीं है। प्रॉफिट को पॉजिटिव लिखेंगे, लॉस को नेगेटिव यानी कि ब्रैकेट्स लगा के लिखते हैं, फर्क कोई नहीं पड़ेगा। अब जनाब हम लोग आते हैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन की तरफ। कॉस्ट ऑफ सेल्स इंक्लूड, कॉस्ट ऑफ सेल्स में क्या कुछ शामिल है जनाब? पेमेंट ऑफ 12 मिलियन इंक्लूडिंग सेल्स टैक्स ऑफ 2 मिलियन टू हाशिम लिमिटेड। अच्छा, सेल्स टैक्स जो आपका फिक्स टैक्स के ऊपर आप सेल्स टैक्स पे करते हो ना बेटा, वो रिफंडेबल होता है। जब इंशाल्लाह आपको सेल्स टैक्स में पढ़ाऊंगा तो वो इनपुट टैक्स एक टर्म होती है, इनपुट टैक्स में आप वो क्लेम कर सकते हैं, ठीक है। तो सेल्स टैक्स रिफंडेबल होता है, इसको असर का हिस्सा नहीं बनाना चाहिए, ओके। कहता जी पेमेंट ऑफ 12 मिलियन इंक्लूडिंग सेल्स टैक्स ऑफ 2 मिलियन के 12 मिलियन के अंदर 2 मिलियन का सेल्स टैक्स शामिल है। याद रखिएगा, ऊपर देखिए क्या लिखा हुआ है, कॉस्ट ऑफ सेल्स इंक्लूड। ये इसने इसको कॉस्ट का हिस्सा यानी कि जो चीज़ भी एक्सपेंस है उसको उसने बनाया हुआ है। तो मुझे बताइए कि एसेट जो होता है, एसेट जो होता है क्या ये एक्सपेंस होता है? और कोई भी आप टैक्स पे करें तो क्या वो भी एक्सपेंस होता है? हमने कहा नहीं जनाब, टैक्स तो आपका एक्सपेंस नहीं होता, हमें तो प्रॉफिट निकालना होता है, उसके ऊपर फिर बाद में टैक्स लगता है। तो ये 12 मिलियन रुपए जो उसने पे किए हैं एसेट परचेज करने के लिए, क्या ये एक्सपेंस का हिस्सा होना चाहिए? हम कहेंगे नहीं भाई, ये एक्सपेंस का हिस्सा नहीं होगा, ये इनएडमिसिबल एक्सपेंस होगा, ठीक है। पेमेंट ऑफ 12 मिलियन including sales tax of 2 million to Hashim Limited for the purchase of new machine for making plastic containers in exchange of an old machine having a book value and fair market value of 5 million and 4 million respectively on exchange rate, ठीक है जी। उसके बाद जी the transaction was carried out by 1 जुलाई 2021। 12 मिलियन उसने पे किए, जिसमें से 2 मिलियन सेल्स टैक्स था और बुक वैल्यू 5 मिलियन और फेयर मार्केट 4 मिलियन का जो एसेट था उसके हिसाब से उसने एक्सचेंज किया। मतलब 4 मिलियन का एसेट भी दिया और 12 मिलियन जो है वो पॉकेट से भी दिया, ठीक है जी। फिर इसके बाद कहते हैं जी और ये कब हुआ? 1 जुलाई 2021 को। ओल्ड मशीन वॉज परचेज ऑन 1 जनवरी 2020। डिस्पोजल ऑफ ओल्ड मशीनरी एंड डेप्रिसिएशन ऑफ न्यू मशीन वर नॉट रिकॉर्डेड इन एसीज बुक ऑफ अकाउंट्स। डिस्पोजल और डेप्रिसिएशन पुरानी मशीनरी की कहीं भी नहीं लिखी। टैक्स डब्ल्यूडीवी ऑफ ओल्ड मशीन वाज द सेम एज अकाउंटिंग डब्ल्यूडीवी ऑन द डिस्पोजल डे। अब अकाउंटिंग डब्ल्यूडीवी का मतलब अकाउंटिंग बुक वैल्यू, तो टैक्स डब्ल्यूडीवी कितनी थी? 5 मिलियन की। फेयर मार्केट वैल्यू कितनी है जी पुरानी मशीनरी की? 4 मिलियन, ठीक है। टैक्स डब्ल्यूडीवी कितनी है जनाब? 5 मिलियन, ठीक है। और हमने कहा था जनाब जब आप किसी ओल्ड मशीनरी एसेट को डिस्पोज ऑफ करेंगे तो उसकी जो कंसिडरेशन रिसीव्ड होगी वो क्या होगी? जो फेयर मार्केट वैल्यू होगी, जो फेयर मार्केट वैल्यू होगी। कंसिडरेशन रिसीव्ड क्या होगी? आपके पास मशीन थी, आपने उसको एक्सचेंज किया, द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द एसेट,
ठीक है, जो आपने एसेट दिया है उसकी फेयर मार्केट वैल्यू आपके लिए कंसिडरेशन रिसीव्ड होगी। अच्छा जी, फिर इसके बाद जनाब कहता है जी ये तो इसमें एक एडजस्टमेंट के अंदर 3-4 पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट क्या है जी, मशीन है 12 मिलियन की पेमेंट की है, वो खर्चे में शामिल है, वो 12 मिलियन की पेमेंट खर्चे में शामिल नहीं चाहिए, इनएडमिसिबल एक्सपेंस। दूसरी चीज़, उसने फिर एसेट नया परचेज किया। अब जब उसने नया एसेट परचेज किया, नई मशीनरी उसने परचेज की, तो इसके ऊपर इनिशियल अलाउंस लगना चाहिए, क्योंकि हम एज्यूम करते हैं नई मशीनरी का मतलब ब्रांड न्यू, ठीक है जी, और उसकी हमें कॉस्ट डिटरमिन करनी है। और उसने पुराना एसेट डिस्पोज ऑफ किया, यानी कि पुराना एसेट उसने एक्सचेंज किया, तो उसके बाद डिस्पोजल का गेन या लॉस भी कंसीडर किया जाएगा। ठीक है, तो इस एक एंट्री के अंदर हमने 3 किस्म के काम करने, ओके, तो बारी बारी डिस्कस करते जाएंगे। उसके बाद कहते हैं जी परचेज ऑफ रॉ मटेरियल ऑफ 40 मिलियन अगेंस्ट विच नो विद होल्डिंग टैक्स वाज डिडक्टेड एट द टाइम ऑफ पेमेंट ड्यूरिंग द ईयर एसी परचेज टोटल रॉ मटेरियल ऑफ 120 मिलियन। हाँ जी भाई, 20% ऑफ व्हाट, 20% ऑफ 40 मिलियन और 120 मिलियन जो कॉस्ट थी टोटल परचेज का, शाबाश, तो 120 का 20% यहाँ तक। अगर वो 40 मिलियन से ज्यादा हो जाती तो फिर ऐसा नहीं है। अच्छा जी, फिर कहता है जी क्लोजिंग इन्वेंटरी ऑफ डैमेज फिनिश गुड एट 18 मिलियन ड्यू टू हैवी रेन, दीज गुड्स वर डैमेज्ड एंड इट इज एक्सपेक्टेड टू फैच 12 मिलियन ओनली। हाँ जी भाई, क्लोजिंग इन्वेंटरी 18 मिलियन की थी, बारिश हुई 12 मिलियन की रहेगी, क्या करेंगे, कॉस्ट और एनआरवी व्हिचएवर इज लोअर उस पर रिकॉर्ड करेंगे। 18 मिलियन की आपने क्लोजिंग इन्वेंटरी रिकॉर्ड की थी, अब कितने की रह गई है, तो 6 मिलियन का आपका क्लोजिंग इन्वेंटरी कम हो गई। तो जब क्लोजिंग इन्वेंटरी कम होती है तो उसमें बिजनेस के प्रॉफिट में ऐड करते हो कि लेस करते हो, क्लोजिंग इन्वेंटरी कम होने से आपकी कॉस्ट ऑफ सेल बढ़ती है, जिसके नतीजे में आपका प्रॉफिट कम होता है। तो एनआरवी के रिजल्ट के अंदर एडजस्टमेंट ऑफ एनआरवी करते हुए क्लोजिंग इन्वेंटरी डिक्रीज हो गई है, तो आपका प्रॉफिट भी क्या होना चाहिए, आपका प्रॉफिट भी डिक्रीज होना चाहिए। ठीक है, तो इसको हम लोग प्रॉफिट में से माइनस करवाएंगे एनआरवी एडजस्टमेंट के नाम पे। ये 12 मिलियन माइनस करना, ये बेटा 6, 18 की तो हमने रिकॉर्ड की हुई थी, 12 की रह गई, 6 की एनआरवी का मसला बन गया, तो वो हम उसको माइनस करवा देंगे। ऑपरेटिंग एक्सपेंस इंक्लूडिंग सैलरी ऑफ रुपीज 0.27 मिलियन। 0.27 मिलियन का मतलब जानते हो, 2,75,000। ठीक है, तो कोई बंदा कहेगा आपकी सैलरी कितनी है, आप उनको कहिएगा जनाब मिलियंस में, वो कहेगा कितनी मिलियन, जी बिल्कुल 0.02 मिलियन, जिसका मतलब क्या है 20,000। ठीक है, जब आप स्टाइपेंड आपको मिला करेगा 20,000 रुपये, तो कोई बंदा पूछेगा कितने कमाते हो, आप कहेंगे मिलियंस कमाते हैं। कितने मिलियन, 0.02 मिलियन। कितना अच्छा लगता है सुनने में, 20,000 की तो सबको पता चल जाएगा, इसलिए 0.02 मिलियन। ओके जी, आगे जनाब, तो कहता है जी 0.27 मिलियन पेड टू ऑफिस बॉय इन कैश, ही वाज पेड अ मंथली सैलरी ऑफ रुपीज 25,000 फॉर 11 मंथ्स। कैश में जनाब आपने सैलरी पे की, कैश के लिए हमारे पास था कुछ रूट, 32,000 पर मंथ से ज्यादा हो तो वो आपने चेक में देनी है, कैश में दोगे तो एडमिसिबल नहीं होगा। अगर 32,000 या उससे कम की है तो वो कैश में दे देंगे, एडमिसिबल हो जाएगा। तो ये हमारे लिए एडमिसिबल एक्सपेंस हमने भी माना हुआ है, उसने भी लिखा हुआ है, इसका ये होम्योपैथिक एडजस्टमेंट होगी, जिसका ना फायदा ना नुकसान, नो ऐड नो लेस। ठीक है जी, होम्योपैथिक एडजस्टमेंट। इसके बाद जनाब वेयर हाउस रेंट ऑफ 1.6 मिलियन पेड थ्रू क्रेडिट कार्ड लिंक्ड टू नोटिफाइड बिजनेस बैंक अकाउंट। 1.5 मिलियन, हाँ जी, पेड थ्रू क्रेडिट कार्ड लिंक्ड टू नोटिफाइड बिजनेस बैंक अकाउंट। 1.5 मिलियन से हमने कहा जनाब अगर कोई रेंट ज्यादा होता तो फिर बैंकिंग चैनल के थ्रू वही उसने किया। ठीक है, हम क्या मान लेंगे भाई साहब, बिल्कुल ठीक है। Bad debt of 2.8 million written off against receivable from a customer on his insolvency. Write off bad debt 2.8 million के, तो राइट ऑफ को तो हम भी मानते हैं। ठीक है, उसने भी कहा हुआ 2.8 मिलियन, हम भी कहते हैं 2.8 मिलियन, तो ये भी बिल्कुल ठीक है। ठीक है, ये भी होम्योपैथिक एडजस्टमेंट। इसके बाद जनाब commission of 3.2 million paid to one of the member of AC by crediting the amount to his bank account। हाँ जी भाई, कमीशन पे किया 3.2 मिलियन का, किसको पे किया, आजादी को के मेंबर को। तो बताइए
Sorry? एडमिसिबल नहीं होगा। जी, क्योंकि पार्टनरशिप में अगर किसी भी पार्टनर को कोई पैसे मिले अदर देन प्रॉफिट तो वो बिजनेस का एक्सपेंस नहीं होता। AC इज आजादी एंड को AOP। ठीक है जी, दोबारा सुन ले भाई। अगर आपके पास आप किसी पार्टनरशिप के मेंबर हैं, पार्टनरशिप के पार्टनर हैं और आपको किसी किस्म का कोई बेनिफिट मिल रहा है अदर देन प्रॉफिट और वो खर्चा AOP का खर्चा नहीं होगा, इनएडमिसिबल एक्सपेंस होगा बिजनेस के लिए। ठीक है, यहाँ पे कमीशन दिया जा रहा है मेंबर को यानी कि पार्टनर को और एक्सपेंस बनाया जा रहा है। तो हम कहते हैं नहीं भाई, पार्टनर को कोई भी पैसे दोगे अदर देन प्रॉफिट तो वो बिजनेस का एक्सपेंस नहीं होगा। ठीक है, तो इनएडमिसिबल एक्सपेंस होगा। इसके बाद देखिए जी, स्कॉलरशिप ऑफ 4.5 मिलियन पेड टू सारा, वन ऑफ AC's स्टाफ मेंबर फॉर हायर स्टडीज इन अकॉर्डेंस विद द टर्म्स ऑफ द एम्प्लॉयमेंट। ट्रेनिंग कहाँ पे करवा रहे हैं भाई? स्कॉलरशिप है ना, हायर स्टडीज के लिए बाहर भेज रहे हैं। ट्रेनिंग कौन सी करवा रहे हैं भाई? क्या समझे? तो अपने एम्प्लॉय को अगर कोई बंदा ट्रेनिंग दे तो फिर तो वो एडमिसिबल एक्सपेंस है। लेकिन अगर स्कॉलरशिप प्रोवाइड कर रहा है तो क्या वो एडमिसिबल एक्सपेंस होना चाहिए? हमने कहा भाई साहब, किसी किस्म का गवर्नमेंट अगर स्कॉलरशिप देती है तो वो इनकम नहीं बनती, लेकिन अगर आपका एम्प्लॉयर आपको स्कॉलरशिप दे रहा है तो वो आपके लिए सैलरी का हिस्सा बनेगा। लेकिन यहाँ पे हम डिस्कशन कर रहे हैं बिजनेस की कि आपने स्कॉलरशिप दी है अपनी एक एम्प्लॉय को, तो कहता है ये बिजनेस का एक्सपेंस कंसीडर नहीं किया जाएगा, ये आपका पर्सनल एक्सपेंस है, ये बिजनेस का एक्सपेंस नहीं। ठीक है, फिर इसके बाद जी अकॉर्डिंग टू टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इससे भी हाँ ठीक है, अगर एग्रीमेंट के हिसाब से है तो फिर हम इसको बिजनेस का एक्सपेंस मान लेंगे, क्योंकि हम ये एक्सपेंस किसके लिए कर रहे हैं? अपने एम्प्लॉय के लिए, एम्प्लॉयमेंट टर्म्स के हिसाब से कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारा ये बिजनेस का एक्सपेंस बन जाएगा 4.5 मिलियन का। अच्छा जी, इसके बाद देखिए बेटा, देखिए यहाँ पे सिर्फ बिजनेस का एक्सपेंस किस वजह से हमने बनाया? विद द टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, यहाँ पे आपके पास फिर पर्सनल एक्सपेंस के तौर पर नहीं कंसीडर किया जाएगा। इसके बाद कहते हैं जी, पेमेंट ऑफ 6.4 मिलियन फॉर द परचेज ऑफ अ स्पेशलाइज्ड सॉफ्टवेयर फॉर AC's मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट ऑन 1 अप्रैल 2022। द सॉफ्टवेयर इज एक्सपेक्टेड टू बी यूज्ड फॉर 5 years. Although the software is available for use from the date of purchase, AC's members have decided to implement this software from 1 जुलाई 2022। 1 अप्रैल से 2022 में जनाब ये रेडी फॉर यूज हुआ। आप इसको इम्प्लीमेंट करें या ना करें, आप इसके ऊपर अमोर्टाइजेशन चार्ज करें। उसने कहा जी 6.4 मिलियन का सॉफ्टवेयर परचेज किया था, ये किधर शामिल है? ये ऑपरेटिंग एक्सपेंस में शामिल है। तो मुझे बताइए 6.4 एक्सपेंस होना चाहिए? 6.4 एक्सपेंस नहीं होगा, बल्कि इसके ऊपर अमोर्टाइजेशन जो होगी 5 साल, और इस साल अप्रैल के यहाँ से अप्रैल, मई और जून 3 महीनों की इस साल। ठीक है, अमोर्टाइजेशन हमारा बिजनेस का एक्सपेंस बनेगा। ओके, इसके बाद देखिए जी, डेप्रिसिएशन एंड फाइनेंस चार्ज ऑफ ₹2.1 मिलियन एंड ₹1.5 मिलियन रिस्पेक्टिवली इन रिस्पेक्ट ऑफ अ कार विच वॉज एक्वायर्ड ऑन फाइनेंस लीज। हाँ जी भाई साहब, लीज के ऊपर अगर आपने कोई कार या कोई एसेट आपने परचेज किया है तो क्या फाइनेंस चार्ज उसके ऊपर एक्सपेंस होगा? जब उसके ऊपर एक्सपेंस नहीं होगा तो फिर उसके ऊपर क्या डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं हम लोग? उसने कहा जनाब ये तो उसने एक्सपेंस बनाया हुआ है। ठीक है, तो लेसर करेगा, लेसी तो नहीं चार्ज करेगा। तो डेप्रिसिएशन जो उसने चार्ज की हुई है अकाउंटेंट ने, और 1.5 मिलियन का जो फाइनेंस चार्ज उसने चार्ज किया हुआ है अकाउंटेंट ने आपके बिजनेस को, तो हम उसको नहीं मानते। ये हमारे लिए क्या बन जाएगा? दोनों इनएडमिसिबल एक्सपेंस बन जाएगा। वैसे ये लीज पर ना हो तो फिर मानते। ऑब्वियसली फिर तो होना था, फाइनेंस चार्ज तो फिर आना भी नहीं था, डेप्रिसिएशन तो फिर अकाउंटेंट की होती तो फिर ना मानते, टैक्स वालों की मानते। ठीक है, और 1 जुलाई 2021 AC entered into a lease agreement with the bank of a car of 10.5 million against the annual lease rental of 3 million payable in arrears. The car has been used 80% for business purposes and 20% for personal use of members. हाँ जी भाई साहब, उसने कहा जी आपके पास लीज एग्रीमेंट के हिसाब से आपका लीज रेंटल 3 मिलियन का था, और उसके अलावा जनाब आपका 10.5 मिलियन की आपकी जो है वो गाड़ी थी जो आपने बैंक से एग्रीमेंट, लीज एग्रीमेंट के जरिए आपने बैंक से ली थी। अब यहाँ पे नॉट अप्लाइंग फॉर हायर व्हीकल आपने लीज पे ली है,
और हमने कहा था कि इसकी 7.5 मिलियन से इसकी जो है वो ज़्यादा कॉस्ट नहीं होनी चाहिए। अगर होती है तो फिर हम इसका लीज रेंटल को क्या करेंगे, एडजस्ट करेंगे। ठीक है, अब इसका लीज रेंटल है 3 मिलियन, इसमें फाइनेंस चार्ज गिवन नहीं है, क्योंकि ये वो एडजस्टमेंट है, ये उस टाइम का क्वेश्चन है जब ये एडजस्टमेंट इनटेक नहीं हुई थी। ठीक है, ये उस टाइम का, इस वजह से इसने फाइनेंस चार्ज का तज़किरा इस क्वेश्चन के अंदर इस एडजस्टमेंट में नहीं किया। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शन हैं, क्योंकि ये रूल उस टाइम नहीं बना हुआ था, रूल बना है अब, तो हमारे पास इसके दो ऑप्शन हैं। ऑप्शन नंबर 1, या तो हम लीज रेंटल 3 मिलियन एज इट इज उसको प्रिंसिपल को एडजस्ट ना करवाएं, ठीक है, एज इट इज को लीज रेंटल लिख दें और अपने क्वेश्चन को चला दें, जो कि आई कैप ने भी किया। ऑप्शन नंबर 2, क्योंकि ये लीज नॉट अप्लाइंग फॉर हायर व्हीकल है और लीज रेंटल 3 मिलियन है, तो हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि इससे पिछली ही एडजस्टमेंट में 1.5 मिलियन का फाइनेंस चार्ज उसने रिकॉर्ड करवाया हुआ है, तो वो फाइनेंस चार्ज 1.5 मिलियन का माइनस करवाते हैं और इसको जनाब हम लोग एडजस्ट करवा लेते हैं इसके लीज रेंटल को। ठीक है, वो प्रिंसिपल की अमाउंट 1.5 मिलियन रह जाएगी, बाकी 1.5 मिलियन फाइनेंस चार्ज, 1.5 मिलियन प्रिंसिपल की अमाउंट। तो प्रिंसिपल की अमाउंट को हम लोग क्या कर लेंगे, एडजस्ट कर लेंगे, किस हिसाब से, 2.5 मिलियन के हिसाब से, याद है ना, कॉस्ट और लीज रेंटल डिवाइड बाय कॉस्ट मल्टीप्लाइड बाय 2.5 मिलियन, याद है भाई रूल? जी सर। सेकंड 28 याद है ना भाई? मैंने इसलिए कहा था कि इसको डिस्कस कर लेंगे। चले खैर कोई बात नहीं। तो आपके पास दोनों ऑप्शन बिल्कुल ठीक होंगे। ठीक है, 80% जनाब ये इस्तेमाल हो रहा है बिजनेस में, 20% जनाब ये इस्तेमाल हो रहा है आपके पर्सनल यूज के। ओके, तो रिक्वायरमेंट देखिए कि कंप्यूट द टोटल इनकम, टैक्सेबल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी ऑफ आजादी एंड को फॉर द टैक्स ईयर 2022, डिस्कस द टैक्स implication in respect of scholarship received by Sara in her return of income for the tax year 2022। ठीक है जी, शो ऑल रेलेवेंट एग्जम्पशन, एक्सक्लूजन एंड डिसअलाउंस, ना हर चीज़ आपने डिस्कस करनी है। ठीक है, शो करने उसको एक्सप्लेन नहीं करना। तो चलिए इस क्वेश्चन को जरा सॉल्व करते हैं भाई। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। देखिए बच्चों, इनकम फ्रॉम बिजनेस का क्वेश्चन सॉल्व करने का है, थोड़े से बेसिक रूल्स हैं। उन बेसिक रूल में सबसे पहला आपके पास रूल ये है कि जब भी आप क्वेश्चन पढ़ेंगे उसकी रिक्वायरमेंट लाजमी पड़ेगा कि किस चीज़ की वो क्वेश्चन एओपी की रिक्वायरमेंट कर रहा है या आपके पास वो सिंपल एक बात कर रहा है इसकी। दूसरी बात इसमें यह है कि दूसरा रूल ये है कि बेटा इनकम फ्रॉम बिजनेस का क्वेश्चन काफ़ी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन होता है, काफ़ी बड़ा क्वेश्चन होता है, इसलिए आप एक एक एडजस्टमेंट को पकड़ते जाएंगे। उस एडजस्टमेंट को ऐड करना है या लेस करना है वो आपने जब पढ़ते हुए साथ साथ आपने हल्का फुल्का सा उसको मार्क करते रहना। ठीक है, और तीसरा इसका बेसिक रूल है कि हर एडजस्टमेंट को सेपरेटली आप डिस्कस करेंगे। ओके, एक दफ़ा पूरा क्वेश्चन थॉरोली पढ़ेंगे, उसके बाद फिर हर एडजस्टमेंट का ताल्लुक अगर किसी और एडजस्टमेंट के साथ नहीं है तो उसको सेपरेटली आप डिस्कस करोगे। नंबर 3 कि अगर किसी एडजस्टमेंट का ताल्लुक निकल आए एक से ज़्यादा आस्पेक्ट्स के अंदर, तो फिर आपने उस एडजस्टमेंट के तमाम आस्पेक्ट्स उसी टाइम डिस्कस कर लेने। ठीक है, मिसाल के तौर पर जैसे हमारे पास सबसे पहली एडजस्टमेंट आ रही है जी, कॉस्ट ऑफ सेल इंक्लूड, यहाँ पे उसने 12 मिलियन के साथ तस्करा किया। इस एक एडजस्टमेंट के अंदर 3 इसके आस्पेक्ट्स हैं। नंबर 1 कि क्या ये बिजनेस का एक्सपेंस होना चाहिए 12 मिलियन, हमने कहा ये नहीं होना चाहिए। ओके, नंबर 2 कि इस एसेट को जब आपने एक्वायर किया तो इसके ऊपर टैक्स डेप्रिसिएशन आपने निकाली, हमने कहा ये नहीं निकाली। नंबर 3 इसने कहा जनाब आपने अगर किसी किस्म का कोई एक्सचेंज किया है तो इसका मतलब आपने कुछ ना कुछ एसेट डिस्पोज ऑफ किया है, तो उस डिस्पोजल को आपने अकाउंट फॉर किया, हमने कहा जी किया नहीं किया वो हमें देखना पड़ेगा। तो इस एक एडजस्टमेंट का सारा काम हम पहले निपटा लेते हैं। पूरे इस न्यूमेरिकल के अंदर एक ही चीज़ मुझे जो लग रही है तंग करने वाली वो सिर्फ यही है। ठीक है, इसके अलावा बाकी तमाम चीज़ें या तो ऐड है या फिर लेस है। ठीक है, या कुछ होम्योपैथिक है। ओके, तो उनकी हम लोग डिस्कशन अभी यहाँ पे कर लेते हैं। तो सबसे पहले भाई का नाम, रिक्वायरमेंट किस चीज़ की जनाब, रिक्वायरमेंट देखते हैं जी। सबसे पहले कहते हैं जी आपने कंप्यूट द टैक्सेबल इनकम आज़ादी एंड को के बारे में जनाब टैक्स 2022। ठीक है जी, टैक्स 2022 के हिसाब से आज़ादी एंड को का आपने निकालनी है इसकी अमाउंट। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं जनाब आज़ादी एंड को, वो तो एसोसिएशन में पर्सनली है बिजनेस में। जी बिल्कुल, डोंट बी वरीड। उसने
ये नहीं कहा कि इनकम फ्रॉम बिजनेस जनाब आपने मेंबर्स को भी डिस्ट्रीब्यूट करनी है, ठीक है। ए और पी वाले क्वेश्चन में वो स्पेसिफिक लिखेगा कि मेंबर्स को भी डिस्ट्रीब्यूट कीजिए। या फिर जैसे उसने कहा जी आपने आज़ादीन को होगा निकालना कि उसका प्रॉफिट और लॉस उसका क्या होगा, ठीक है, उसके ऊपर टैक्स कितना लगना चाहिए कितना नहीं लगना चाहिए। तो इस वजह से ये आपने बिल्कुल भी उस चीज़ पर टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। आज़ादीन को कंप्यूटेशन ऑफ फॉर टैक्स ईयर 2000 यानी कि 1 जुलाई 2021 से लेकर 30 जून 2022 तक So it's about dealing with computation of taxable income. So ये लिखिए tax liability. लिख सकते हैं मैं, लिख सकते हैं, ठीक है, लिख सकते हैं। नंबर नहीं काटेगा इसमें जी, इसका नंबर नहीं काटेगा जी, बिल्कुल ना आपको नंबर देगा ना आपको नंबर काटेगा इस चीज़ का, ठीक है। अच्छा जी, अब जनाब हम लोग बात करते हैं लॉस बिफोर टैक्स। अब ये हमारा प्रॉफिट नहीं है, हकीकत में हमारे पास क्या है जी, ये हमारे पास है लॉस। तो नहीं हिलाना प्रोजेक्टर में, हाँ जी, आप जब टांग लगाओगे तो हिलेगा ही ना। कितना जी लॉस, अच्छा देखिए बच्चों, इसका पैटर्न कुछ भी हो सकता है। जितनी भी आपने चीजें ऐड करनी है वो इकट्ठी लिख लें, जितनी भी आपने चीजें लेस करनी है वो इकट्ठी लिख लें, या फिर हर एडजस्टमेंट को ऐड या लेस उनके एडजस्टमेंट के हिसाब से करवाते जाए। दोनों जो इसके परफॉर्मेंस है वो एक्सेप्टेबल है, ठीक है, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे गुंजाइश है कि मैं ऐड या लेस को एडजस्ट भी करवा सकता हूँ, तो मैं इसलिए ऐड इकट्ठे करवाऊंगा, लेस इकट्ठे करवाऊंगा, ठीक है। पेपर में अगर आपको पता चल जाए कि कितनी चीज़ें आपने ऐड करनी है और कितनी चीज़ें आपने लेस करनी है, उनको आप एज इट इज लिख लेंगे। यहाँ पे देखिए जी, ऐड किसको मैंने ऐड करना है जी, inadmissible expenses. इनएडमिसिबल, कहा भाई नजर आ रहा है, Yes sir. एक्सपेंस भाई मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵਾਂ सदके जावा भी तेरे पाई खराब चलता पे है, मैं समझाना चाह रहा नया ला के रखा है सुबह। बहुत अच्छे हैं मैं। और देखता हूँ। अच्छा जी, इनएडमिसिबल एक्सपेंस को ऐड करेंगे या फिर एडमिसिबल है नवा जी इनकम, ठीक है जी। इनएडमिसिबल एक्सपेंस ऐड होंगे या फिर एडमिसिबल इनकम्स क्या होंगी, ऐड होंगी। और हमने लेस किनको करना है जी, अब जगह थोड़ी सी है मेरे पास, तो इसलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लेस किसको करवाएंगे जनाब, आप इसको एक ही रो में लिखेंगे, ठीक है, एक ही कॉलम में इसको लिखेंगे एज एडमिसिबल एक्सपेंस या फिर इनएडमिसिबल इनकम। अच्छा जी, अब जरा आपके सबसे पहले हम लोग बात करते हैं जी पेमेंट ऑफ 12 मिलियन। जो आपने 12 मिलियन की पेमेंट की है, ये तो आपने किसी एसेट के लिए की है, तो वैसा अगर कोई पेमेंट आप एसेट के लिए करेंगे तो हम उस पेमेंट को नहीं मानते, ठीक है, क्योंकि वो आपका एसेट कैपिटलाइज होना है, वो आपका एक्सपेंस नहीं होता। तो इसलिए हम लोग इसमें ऐड कर देंगे जनाब किसको, पेमेंट फॉर एसेट को, कितने जनाब 12 मिलियन, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं 12 मिलियन। अब मैं इस एडजस्टमेंट को छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि इसके अंदर 2-3 एस्पेक्ट्स हैं। पहला एस्पेक्ट मैंने डिस्कस कर लिया कि ये आपका ऐड होगा, ठीक है। दूसरा एस्पेक्ट इसका क्या है जी, कि ये एसेट है, इसके ऊपर डेप्रिसिएशन मुझे कैलकुलेट करनी पड़ेगी। कहते हैं जनाब इस एसेट की वैल्यूएशन के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, कोई जो मैंने कैश पे किया, अब मैंने कैश कितना दिया, अब यहाँ पे वर्किंग नोट में बना रहा हूँ, ये वर्किंग नोट आप अगले पेज पे बनाएंगे, 1-2 पेज छोड़ के, ठीक है। वर्किंग वन मुझे कहते हैं जनाब, वर्किंग नोट क्या कहता है जी, वर्किंग वन, इसको मैं डिस्कस करूंगा डेप्रिसिएशन के नाम से कह लीजिए या कुछ भी आप नाम दे लीजिए। तो कहता है जी आपके पास एसेट था कितने का, पेमेंट आपने कितने की है जी 12 मिलियन की। इसमें से मैं लेस कर दूंगा जो आपने सेल्स टैक्स, क्योंकि वो रिफंडेबल होता है,
2 मिलियन का, ठीक है जी। बाकी कितना रह गया जी 10 मिलियन। इसमें मैंने जो ओल्ड एसेट दिया है वो कितने का दिया जी मैंने 4 मिलियन का। तो टोटल मेरे पास एसेट की कॉस्ट कितनी होगी? हाँ भाई यार चेक करके लेके आओ ना भाई, उधर चल रहे होते हैं ना, यहाँ पे क्या, यहाँ पे रिमोट पड़ जाती है। बोर्ड थोड़ा बोर्ड बड़ा है, बस मैं बोर्ड पेन छोटा है बोर्ड गीला होगा जी। तो आपका एसेट कितने का हो गया बेटा 14 का। अब एसेट ये ट्रांजैक्शन कब परफॉर्म हुई? उसने कहा यार जनाब ये ट्रांजैक्शन वाज कैरिड आउट ऑन 1 जुलाई 2021 को, 1 जुलाई 2000 इनके टैक्स है 2022 के। तो हम इसके ऊपर निकालेंगे डेप्रिसिएशन। अब ये आपके पास आ गई है कॉस्ट ऑफ एसेट। इसमें से सबसे पहले क्योंकि नया एसेट है इसमें सबसे पहले क्या माइनस होगा? इनिशियल अलाउंस। कितना बेटा 25%। जी बेटा 14 में 25 सॉरी 3.5 जी। डेप्रिसिएशन कितनी डब्ल्यू भी आपके पास कितनी रह गई 10.5। अब इसके ऊपर आप निकालेंगे डेप्रिसिएशन किस रेट पे? मशीनरी है तो 15% में जाएगी जी भाई 1.575 नहीं भाई साहब, रिमेनिंग डब्ल्यू भी आपके पास कितनी रह गई 8.925। अब इसका ताल्लुक मेरे साथ नहीं है रिमेनिंग डब्ल्यू का, मेरे साथ दूसरा एस्पेक्ट का ताल्लुक डेप्रिसिएशन के साथ। एक तो इनिशियल लॉस आ गई 3.5 मिलियन और दूसरा डेप्रिसिएशन आ गई 1.575 मिलियन। तो यहां पे मैं लिखूंगा ये एडमिसिबल एक्सपेंस है तो उसको मैं यहां पे लिखूंगा। डेप्रिसिएशन वर्किंग 1 का रेफरेंस देकर कौन कौन सी अमाउंट ऐड कर रहा हूं मैं 3.5 प्लस 1.575 जी बेटा 5.075 ले जी गॉट इट। इसका दूसरा एस्पेक्ट भी मैंने डिस्कस कर लिया। अब बारी है तीसरे एस्पेक्ट की कि जो मैंने पुराना एसेट दिया है उसके ऊपर गेन या लॉस मुझे निकालना है। तो उसको मैं वर्किंग 2 का डिस्पोजल के नाम से उसका रेफरेंस दूंगा। कर लेंगे कोई क्वेश्चन है तुम्हारा? समझ आ रही है कि कुछ समझ नहीं आ रही? देख लेना जी बेटा, आप लोगों को समझ आ रही है? वर्किंग 2 बेटा डिस्पोजल के नाम से यही पे मैं कर रहा हूं क्योंकि मेरे पास जगह यही बाकी है। डिस्पोजल डिस्पोजल के अंदर बेटा देखिएगा अब इसमें क्या होगा कि एसेट की कंसीडरेशन रिसीट देखी जाती है। जब आप कोई पुराना एसेट उसको एक्सचेंज करते हैं तो इसका मतलब क्या होगा कि आपने उसको डिस्पोज ऑफ कर दिया, ठीक है। और जो आप एसेट देते हो पुराने एसेट को एक्सचेंज करने के टाइम पे तो जो उसकी फेयर मार्केट वैल्यू होगी वो उसकी कंसीडरेशन रिसीट समझ जाएगी, ठीक है। और उसकी जो टैक्स रिटर्न ऑन वैल्यू होगी वो उस हिसाब से डेप्रिसिएशन वगैरह आप माइनस करवा लेंगे। अब यहाँ पे देखिएगा कहते जनाब आपके पास कि द ट्रांजैक्शन वाज कैरिड आउट ऑन 1 जुलाई 2021 के टैक्स है 2022 में जनाब ये डिस्पोजल हुआ था। उसी सिलसिले में ओल्ड मशीन वाज परचेज्ड ऑन 1 जनवरी 2020। पुरानी मशीन कब परचेज की थी? 1 जनवरी 2000 यानी कि टैक्स है 2020 में परचेज की थी, ठीक है जी। डिस्पोजल ऑफ ओल्ड मशीनरी एंड डेप्रिसिएशन ऑफ न्यू मशीनरी वर नॉट रिकॉर्डेड इन एसीज बुक ऑफ अकाउंट्स। डिस्पोजल को भी नहीं लिखा और डेप्रिसिएशन भी नहीं लिखी। डेप्रिसिएशन तो हमने कैलकुलेट कर ली, अब डिस्पोजल ऑफ ओल्ड मशीनरी हमने इसको कैलकुलेट नहीं भी किया। तो कहता जी द टैक्स डब्ल्यूडी ऑफ ओल्ड मशीनरी वाज द सेम एज अकाउंटिंग डब्ल्यूडी ऑन द डिस्पोजल डेट।
जो टैक्स डब्ल्यूडीवी थी, अकाउंटिंग बुक वैल्यू उसी दोनों सेम थी। तो हमने कहा जनाब अकाउंटिंग बुक वैल्यू कितनी थी, तो उसने कहा जनाब ओल्ड मशीनरी हैविंग अ बुक वैल्यू एंड फेयर मार्केट वैल्यू 5 मिलियन एंड 4 मिलियन रिस्पेक्टिवली। ठीक है, Yes, sir. तो डिस्पोजल के लिए मैं देखूंगा कि कंसीडरेशन रिसीव्ड मेरे पास कितने हैं। तो मैंने कहा था जनाब कंसीडरेशन रिसीव क्या होगी, फेयर मार्केट वैल्यू दैट इज 4 million. 4 मिलियन। किसमें से मैं लेस करूंगा, टैक्स डब्ल्यूडीवी कितनी है जनाब, उसने खुद ही बताई हुई है 5 million. 5 मिलियन। 1 million. लॉस आया कि गेन आया, तो 1 मिलियन का लॉस को क्या करना चाहिए, Less. डिविजिबल एक्सपेंस है ना भाई, तो उसको लेस करवाएंगे। Yes, yes. ले जनाब कितना जी, 1 मिलियन। ले भाई इसको थोड़ा सा औकात से बाहर नहीं होते क्योंकि हमारी कार बड़ी लिमिटेड सी है, इसलिए इसको हम ऐसे लिखते हैं कि लॉस ऑन डिस्पोजल। ओके जनाब, तो पहली एडजस्टमेंट जो मेन एडजस्टमेंट थी वो मेरी कंप्लीट हो चुकी है। देखिए एक ही एडजस्टमेंट के 3 एस्पेक्ट्स थे और मैंने तीनों को बारी बारी डिस्कस किया। जी सर. आपने पेपर में सेम ऐसे ही करना है। अगर कोई हैवी एडजस्टमेंट है तो उसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स देखने हैं कि इसका मतलब ये कहाँ तक इसका लिंकेज है, और हर लिंक को आपने अलग अलग डिफाइन करना है, अलग अलग उसका ट्रीटमेंट करना है। ठीक है जी, तो जनाब यहाँ तक हम लोगों ने क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया। इसके बाद जी एडजस्टमेंट नंबर 2, रॉ मटेरियल भाई आपने परचेज किया 40 मिलियन, आपने उसके ऊपर विथहोल्डिंग टैक्स पे नहीं किया। तो आपको पता है कि अगर आप विथहोल्डिंग टैक्स पे नहीं करते या विथहोल्डिंग टैक्स डिडक्ट नहीं करते पेमेंट के टाइम पे, तो आपको वो एक्सपेंस डिसअलाउड हो जाता Yes, है। sir. लेकिन अगर यही डिसअलाउंस इन रिस्पेक्ट ऑफ रॉ मटेरियल और फिनिश गुड में है तो आपके पास 20% ऑफ द टोटल परचेज क्या होगा, वो डिसअलाउड होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग डिसअलाउड इनएडमिसिबल एक्सपेंस, तो यहाँ पे लिखेंगे ना परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। कितना बेटा, 120 का 20%। जी बेटा कितना बन गया ये, 24। इसके बाद आगे फरमाता है जी क्लोजिंग इन्वेंटरी ऑफ डैमेज फिनिश गुड ऑफ 18 मिलियन। तो बारिश की वजह से जनाब अब ये रह गई है एनआरबी इसकी कितनी, 12 मिलियन। तो 6 मिलियन का एनआरबी एडजस्टमेंट है, 6 मिलियन से आपकी क्लोजिंग स्टॉक आपका कम हुआ है, तो प्रॉफिट में से क्या होना चाहिए, लेस होना चाहिए। तो एनआरबी एडजस्टमेंट के नाम पे यहाँ पे 6 मिलियन माइनस करवाएंगे। ओके जी, इसके बाद देखिए बेटा कहता जी ऑपरेटिंग एक्सपेंस में क्या शामिल है, सैलरी 0.275 मिलियन की जो कि 25,000 रुपये पर मंथ बनती है, 11 महीनों की सैलरी है, तो सैलरी पेड इन कैश। Yes, sir. अगर ये 32,000 रुपये से ज्यादा होता तो इनएडमिसिबल होना था, लेकिन अब ये मतलब खर्चा होम्योपैथिक्स है तो हम इसको यहीं पे लिख लेते हैं। Admissible नहीं है इसमें? सुन लो भाई, सैलरी पेड इन, देखिए बेटा अगर कोई चीज होम्योपैथिक है ना उसको ऐड करें लेस करें इफेक्ट तो कोई इसका होना नहीं, इसलिए मैं इसको यहां पे लिखा। ठीक है, आप चाहें तो इसको यहां भी शो करवा सकते हैं, कोई मसला नहीं है भाई, होम्योपैथिक है कोई इसका फर्क नहीं पड़ेगा। फिर वेयर हाउस रेंट ऑफ 1.6 मिलियन पेड थ्रू क्रेडिट कार्ड, ये भी जनाब क्या है जी, आप लोगों की खुशी के लिए इसको यहाँ पे लिख देता हूँ, इसे वही लग गया वहाँ पे यहाँ पे लगेगा। ठीक है, यहाँ पे क्या है, देखो रेंट पेड इन बैंक। जी भाई क्या कह रहे हो बाहर, ये कह रहा है यहाँ प्यारा लगेगा पहले से यहाँ पे। अच्छा आगे देखिए जी
फिर कहते हैं जी बैड डेट ऑफ 2.8 मिलियन रिटर्न ऑफ अगेंस्ट रिसीवेबल फ्रॉम अ कस्टमर। हाँ जी भाई, इसको कहाँ में लिखे? ये भी होम्योपैथिक है, वो भी एक्सपेंस मानता है, हम भी एक्सपेंस मानते हैं। कहाँ लिखे महार? अब ये वहाँ लिखे। चले जी, महार के कहने का ये वाला यहाँ पे लिख देते हैं जी। दोनों जगह लिखे। ओके, इसके बाद भाई स्कॉलरशिप ऑफ रुपीज 4.5 मिलियन पेड टू सारा। Commission. अच्छा कमीशन जनाब 3.2 मिलियन की। तो ये आपको पता है कि अगर आप किसी पार्टनरशिप में किसी मेंबर को Profit के अलावा। तो प्रॉफिट के अलावा कोई चीज पे करते हो तो वो बिजनेस का एक्सपेंस नहीं होता, इनएडमिसिबल। तो कमीशन क्या होगा आपके लिए? कमीशन पेड टू मेंबर, तो इनएडमिसिबल कितना जनाब? 3.2 मिलियन। ठीक है जी। और उसके बाद जनाब मैडम सारा एम्प्लॉयमेंट के टर्म्स के हिसाब से आप उनको क्या कर रहे हो? स्कॉलरशिप पे कर रहे हो। ठीक है, तो एम्प्लॉयमेंट के टर्म के हिसाब से इस वजह से ये आपका बिजनेस का एक्सपेंस बन जाएगा, एडमिसिबल एक्सपेंस। और इसमें कहा जनाब एडमिसिबल क्योंकि ये ऑपरेटिंग एक्सपेंस में भी शामिल था, तो हम भी इसको एक्सपेंस मानते हैं और वो भी उसको एक्सपेंस मानता है, तो इसलिए यहाँ पे जी क्या हुआ भाई? क्या कह रहे हो? एक्सपेंस मानेंगे ना तो सब वो सिखाने नहीं है ना। देखिए बेटा डोंट फॉरगेट ये चीज ऊपर क्या लिखा हुआ है? ऑपरेटिंग एक्सपेंस इंक्लूड्स, कि ये वो तमाम चीजें जिनको अकाउंटेंट एक्सपेंस मान चुका है, हम भी उसको एक्सपेंस मानते हैं तो कोई इफेक्ट नहीं निकलेगा, होम्योपैथिक बन जाएगा। फड्डा कब आएगा कि वो एक्सपेंस कह रहा हो और हम उसको एक्सपेंस ना कहते हो, वो इनकम कह रहा हो हम उसको इनकम ना कहते हो। ठीक है, तो यहाँ पे इसको जहां मर्जी लिख दे, तो यहाँ पे लिख देते हैं जनाब कि स्कॉलरशिप ठीक है। इसके बाद जनाब पेमेंट ऑफ 6.4 मिलियन फॉर द परचेज ऑफ अ स्पेशलाइज्ड सॉफ्टवेयर एसीज मैन्युफैक्चर। जी जनाब, यकम अप्रैल 2022 से यानी कि टैक्स से 2022 के अंदर ही आपके पास सॉफ्टवेयर आ गया, दैट इज इंटेंजिबल एसेट। अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा कि इंटेंजिबल को एक्वायर करते हुए जितना भी आपके पास जितने डेज के लिए सॉफ्टवेयर आपके पास या कोई भी चीज़ आपके पास अवेलेबल थी तो उस हिसाब से वो अमोर्टाइज हो। उसमें कहते हैं 6.4 मिलियन ये एक्सपेंस का हिसाब से बनाया हुआ है। हम कहते हैं भाई साहब ये एक्सपेंस का हिस्सा नहीं बनेगा, तुम नोट नहीं कर रहे कुछ, घर में नोट नहीं करते भाई, इसको नोट करना है यार। ये अगर मैंने आप लोगों को घर से नोट करवाना होता या घर में जाके नोट करते तो भाई इसका सोल्यूशन एंड पे गिवन है जी। 6.4 मिलियन आपका एक्सपेंस नहीं है बल्कि वो कॉस्ट ऑफ एसेट है। तो इस वजह से हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? इनएडमिसिबल एक्सपेंस में पेमेंट फॉर सॉफ्टवेयर, और इसके ऊपर जो एक्सपेंस है हकीकत में अमोर्टाइजेशन है। और अमोर्टाइजेशन कितनी है बेटा? 6.4 कितने साल के लिए? 5 साल के लिए मल्टीप्लाई करवाएंगे 1 अप्रैल यानी कि डेज के हिसाब से हम इसको अमोर्टाइज करना है। तो अप्रैल के कितने दिन? 30 दिन, मई के 31, जून के 30 दिन, तो 91 डेज, 91 आउट ऑफ 365 जी। 0.319 जी बेटा कितना? 0.319 और ये मंथ के हिसाब से नहीं करना चाहिए, 3/12 लेके। उसने डेज का भी डेज के हिसाब से करें। एसिड पे तो साल भी होगा, सिर्फ रेडियो के साल भी होगा क्या? हाँ जी आई एम सॉरी। इसके बाद देखिए जी आगे डेप्रिसिएशन एंड फाइनेंस चार्ज 2.1 मिलियन। लीज एसेट पे डेप्रिसिएशन और फाइनेंस चार्ज दोनों हमारे लिए क्या है? इनएडमिसिबल एक्सपेंस है। तो डेप्रिसिएशन और लीज एसेट कितना जी? 2.1 और फाइनेंस चार्ज
वो कितना है जी 1.5। और उसके बाद कहते हैं लीज रेंटल, 1 जुलाई 2021 को आपने लीज रेंटल पे किया 10.5 मिलियन के हिसाब से आपने लीज एसेट परचेज किया था, और 3 मिलियन जनाब आप उसका लीज रेंटल पे कर रहे हो। 80% बिजनेस है, 20% पर्सनल यूज है, तो लीज रेंटल के हिसाब से भी 80% और 20% हम इसको एडजस्ट करवाएंगे। ठीक है, बिजनेस का एक्सपेंस कितना जी 3 मिलियन का 80%। अब जैसे मैंने आपको बताया कि आप बेशक, क्योंकि यहाँ पे प्रिंसिपल गिवन नहीं है, प्रिंसिपल और फाइनेंस चार्ज अलग अलग गिवन नहीं है, तो यहाँ पे हम प्रिंसिपल को एडजस्ट नहीं भी करवाएंगे तो हमारा काम चल जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर आपने ज़बरदस्ती उस टैक्स को, उस सेक्शन को इनटेक करना है कि जनाब जिसमें कहता है कि प्रिंसिपल को एडजस्ट करवाएं, अगर नोट 9 फॉर हायर व्हीकल जो है वो 7.5 मिलियन से ज़्यादा है, तो फिर आप इसको इस तरह से एज्यूम कर लेंगे कि जो ऊपर हमने डिस्कशन किया 1.5 मिलियन फाइनेंस चार्ज की, वो इसी एसेट की। ठीक है, तो हम दोनों सिचुएशन में ठीक हम लोग लेंगे। ठीक है, मैं क्योंकि हमने उस टाइम पे एग्जांपल करवाई नहीं थी, तो मैं इसको यहाँ पे एडजस्ट करवा रहा हूँ। आपकी बुक में हो सकता है कि इसने एडजस्ट ना करवाया हो, क्योंकि ICAP ने भी इसको एडजस्ट नहीं करवाया था। ठीक है, तो मैं एज्यूम कर रहा हूँ, सेइंग दिस अगेन, कि मैं इसको एज्यूम कर रहा हूँ कि ये वही गाड़ी है जो लीज पे आपने ली थी। ओके, अगर ये इस दफा आ जाए इस तरह के एडजस्टमेंट, तो आपने इसके साथ क्या सलूक करना है वो आप लोगों को बताने लगे। देखिए यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि जो आपके पास लीज रेंटल है वो आपका एडमिसिबल एक्सपेंस होगा। ठीक है, और अलग से उसने देखिए एडजस्टमेंट नंबर 3 उसमें लिखा हुआ है। एडजस्टमेंट नंबर 3 का मतलब है कि जनाब जो लीज रेंटल है वो किसी भी एक्सपेंस में शामिल नहीं है। ठीक है, इस वजह से हमने जब एक्सपेंस में शामिल नहीं किया तो हमें इसको अलग से एक्सपेंस मानना पड़ेगा। तो यहाँ पे एडमिसिबल एक्सपेंस बन जाएगा ये, और इसको यहाँ पे लिखेंगे जनाब लीज रेंटल। और लीज रेंटल आपके पास या जैसे मैंने बताया 3 मिलियन का 80% ले लीजिए, या फिर उसके प्रिंसिपल को एडजस्ट करवा के उसका 80% ले लीजिए। ठीक है, अगर प्रिंसिपल को आपने एडजस्ट करवाना तो किस तरीके से करेंगे वो मैं यहाँ पे बता देता हूँ, लेकिन अगेन हम सेइंग ICAP ने जब इसको अलग से मेंशन नहीं किया तो कोशिश भी ना कीजिएगा। ठीक है, लेकिन अगर एडजस्टमेंट आ जाए तो फिर आपके ऊपर डिपेंड करते हैं, तो वो मैं आपको बता रहा हूँ। कहते हैं आप लीज रेंटल को कैसे आप एडजस्ट करेंगे, कितना लीज रेंटल, इसमें से प्रिंसिपल कितना है, फाइनेंस चार्ज 1.5 मिलियन, 1.5 मिलियन, और प्रिंसिपल 1.5 मिलियन। आप इसको एडजस्ट करेंगे किस तरीके से, एडजस्टमेंट क्या थी हमारे पास, प्रिंसिपल की अमाउंट कितनी है जी 1.5 मिलियन, डिवाइड करेंगे कॉस्ट ऑफ एसेट 10.5 और मल्टीप्लाई करेंगे 2.5 मिलियन के हिसाब से। जी बेटा, देखिए बेटा, हम लोगों ने पढ़ा था सेक्शन 28 के अंदर, अगर आपके पास कोई नॉट अप्लाइंग फॉर हायर व्हीकल हो और वो लीज पे हो, तो लीज के 2 एस्पेक्ट्स बनते हैं, फाइनेंस चार्ज और लीज रेंटल के 2 हिस्से बनते हैं, फाइनेंस चार्ज और दूसरा प्रिंसिपल। कहते हैं जी अगर आपके पास नॉट अप्लाइंग फॉर हायर व्हीकल है और आप उसकी पेमेंट जो है वो कर रहे हैं लीज रेंटल के तौर पर, तो आपने उसके और उसकी जो कॉस्ट है वो 7.5 मिलियन से ज़्यादा है, तो आपने उसके प्रिंसिपल को एडजस्ट करवाना है 2.5 मिलियन के हिसाब से। ठीक है, अप टू 2.5 मिलियन। ओके, उस हिसाब से आपने इसको एडजस्ट करवाना है। तो अब हम कहते हैं जनाब 2.5 मिलियन के हिसाब से आपके पास कितने पैसे बनेंगे, तो हमने कहा जी 1.5 मिलियन डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ एसेट मल्टीप्लाइड बाय 2.5 मिलियन। ठीक है, तो कितनी अमाउंट आई बेटा 0.36। ये 1.5 मिलियन का होता है फाइनेंस चार्ज, यही तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि हमने एज्यूम कर लिया कि जो क्वेश्चन में गिवन था ना कि फाइनेंस चार्ज और डेप्रिसिएशन लीज एसेट की वो इतनी है, तो मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि ये वही लीज एसेट की बात कर रहा है जिसका मैं लीज रेंटल 3 मिलियन पे कर रहा हूँ। समझ आ रही बात की? ओके, तो अब मेरे पास लीज रेंटल कितना बन गया बेटा, दोनों को ऐड करने के बाद सर अगर हम ये assumption ना लेते तो हम ये 3 divided by 10.5 नहीं, फिर हम लोग 3 मल्टीप्लाइड, क्योंकि 3 मिलियन तो लीज रेंटल है ना, तो लीज रेंटल सारे का सारा हमारे लिए एडमिसिबल एक्सपेंस है। ठीक है, तो अब इस तरह से मैं क्या कर रहा हूँ, अब मेरे पास टोटल लीज रेंटल कितना बन गया 1.86। अब इस 1.86 का मैं लूंगा 80% जो बिजनेस में यूज हो रहा है।
गॉट इट? Yes, sir. अब दोबारा सुन लीजिए, लॉ कहता है कि अगर आपके पास कोई नॉट अप्लाइंग फॉर हायर व्हीकल आपने लीज पे ली है और आप उसका लीज रेंटल पे कर रहे हो और उसकी कॉस्ट 7.5 मिलियन से ज्यादा है, तो आप लीज रेंटल में से जो प्रिंसिपल होगा उसको 2.5 मिलियन के हिसाब से एडजस्ट करवा लीजिएगा, ठीक है? हमने क्या किया, हमने क्या एज्यूम कर लिया, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास और इस केस में इस तरह के एडजस्टमेंट को करवाने के लिए वो लीज रेंटल के साथ साथ फाइनेंस चार्ज और प्रिंसिपल की अमाउंट भी मेंशन करेगा। लेकिन हमारे इस क्वेश्चन में उसने फाइनेंस चार्ज और प्रिंसिपल की अमाउंट को सेपरेटली कंसीडर नहीं किया। उसने सिंपली लिखा 10.5 मिलियन का एसेट था, 3 मिलियन जो है उसमें लीज रेंटल था, फाइनेंस चार्ज का तस्करा कहीं भी नहीं था। हमने सिर्फ उस एडजस्टमेंट को, उस सेक्शन को डील करवाने के लिए, ये देखने के लिए कि हमें आता कि नहीं आता, उसके लिए हमने क्या किया, हमने एज्यूम कर लिया कि इससे पहले उसने लीज रेंटल में उसने फाइनेंस चार्ज की बात की है 1.5 मिलियन की। हम एज्यूम कर लेंगे कि 1.5 मिलियन फाइनेंस चार्ज इसी लीज एसेट का है, इसी गाड़ी का है जो 10.5 मिलियन की आपने लीज पे ली थी। तो फिर आपके पास प्रिंसिपल की अमाउंट निकल आएगी। अब प्रिंसिपल की अमाउंट कितनी बनी? 1.5 मिलियन, तो फाइनेंस चार्ज में गई, बाकी क्या रह गया? 1.5 मिलियन। तो उस 1.5 मिलियन को आपने एडजस्ट करवाना है 2.5 मिलियन के हिसाब से, मतलब 1.5 मिलियन का प्रिंसिपल ऑफ लीज रेंटल डिवाइड करवाएंगे कॉस्ट ऑफ एसेट मल्टीप्लाई करवाएंगे 2.5 मिलियन से, तो मेरे पास प्रिंसिपल एडजस्ट हो गया। अब लीज रेंटल प्रिंसिपल प्लस फाइनेंस चार्ज होता है, तो लीज रेंटल मेरे पास कितना बन गया? 1.86 मिलियन, ठीक है? ये एडजस्टमेंट से पहले 3 मिलियन था, प्रिंसिपल को एडजस्ट करवाने के बाद ये कितना है? 1.86 मिलियन। इसका मैं लूंगा 30%, ठीक है? 80% बिजनेस के लिए था। अच्छा, अब इसमें देखिए, अगर मतलब ये फाइनेंस चार्ज किसी और एसेट का होता और इसके लिए सिर्फ और सिर्फ आपके पास लीज रेंटल ही गिवन होता, फाइनेंस चार्ज गिवन ना होता, तो आप क्या करते? आप सारे के सारे लीज रेंटल को कंसीडर करते अपना बिजनेस एक्सपेंस और यहां पे लिखते 3 मल्टीप्लाइड बाय 0.8, ठीक है? नॉट अप्लाइंग फॉर हायर व्हीकल हो और वो लीज पे हो और लीज रेंटल में आपका फाइनेंस चार्ज और प्रिंसिपल अलग अलग किया जा सकता हो, तो फिर आपने वहां पे प्रिंसिपल को एडजस्ट करवाना है 2.5 मिलियन के हिसाब से। लेकिन अगर एडजस्ट ना किया जा सकता हो, अलग अलग मेंशन ना हो, तो फिर हम पूरे के पूरे लीज रेंटल को अपना सारे का सारा एक्सपेंस समझेंगे। गॉट इट? यस सर। तो अब आप पे डिपेंड करता है, दोनों सिचुएशन में ठीक है, इस पे लेके चले जाए या 1.86 को कंसीडर करें, ठीक है? आपने वो लिखा था, पहले हमने ये लिखा, अब मैं दोबारा इस चीज को लिख रहा हूं, तो कितना बनेगा बेटा? 0.24 0.2 2.4 के 2.1, ठीक है? आपके ऊपर डिपेंड कर, दोनों की दोनों सिचुएशन हमारे लिए ठीक है। क्लियर? समझ आ? क्योंकि उसने कहीं पे तस्करा नहीं किया कि ये लीज एसेट कुछ और था और ये लीज एसेट, उसने ये नहीं कहा कि वो लीज मशीनरी थी और ये व्हीकल है, उसने कुछ भी नहीं बताया। उसने लीज एसेट की बात की, वो हमारे लिए व्हीकल भी हो सकती है। चले जी आगे। इसके बाद आगे कहता है जी, कहानी खत्म, क्वेश्चन खत्म। अब क्या करें? जितने भी ऐड थे उनको ऐड कर लेते हैं, जो जैसे लिखा हुआ एज इट इज आप कर लें। देखिए बेटा, जी भाई साहब, -66 में ये सारे ऐड कर दें और ये सारे माइनस करवा दें। फाइनल आंसर -31.59। लॉस आ गया भाई, लॉस के ऊपर टैक्स लगता है? दैट्स इट, नो टैक्स। और ये कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा अप टू 6 years। गॉट इट?
सर इधर रिक्वायरमेंट में लिखा हुआ कंप्यूट टोटल इनकम टैक्स में लिखा टोटल इनकम यही है। ओके जी, पार्ट 2 देखिए, डिस्कस द टैक्स इम्प्लीकेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ स्कॉलरशिप रिसीव्ड बाय सारा इन हर रिटर्न ऑफ इनकम फॉर टैक्स ईयर 2022। सारा इस स्कॉलरशिप को कैसे लिखेगी? उसको सैलरी सैलरी इनकम और सैलरी इनकम फ्रॉम सैलरी में आएगा कि नहीं आएगा? उसको वो मिलेगा नहीं आएगा। स्कॉलरशिप तो भाई उसको मिली है, क्या ये एम्प्लॉयमेंट के एग्रीमेंट के हिसाब से मिली है या नहीं? तो क्या ये सैलरी का हिस्सा बनना चाहिए या नहीं? चले देखते हैं इसको, इधर देख लेते हैं। क्वेश्चन 13 था, इसको पोस्ट करो। आजादियन को कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी इनकम लॉस जनाब सबसे पहले उसने लिखा हुआ 66 मिलियन का। अब पर पेमेंट ऑफ परचेज ऑफ मशीन 12 मिलियन उसने जनाब क्या किया हुआ है? इनएडमिसिबल, हमने भी किया हुआ है। परचेज ऑफ रॉ मटेरियल अप टू 20%, 24 मिलियन उसने ऐड किया हुआ है, हमने भी किया हुआ है। सैलरी पेड टू ऑफिस बॉय, हमने कहा होम्योपैथिक है, उसने भी यही माना हुआ है। वेयर हाउस रेंट होम्योपैथिक, बैड डेट रिटर्न ऑफ होम्योपैथिक। कमीशन पेड टू मेंबर ऑफ एओपी 3.2 मिलियन, वो हमने इसको ऐड किया हुआ है। पेमेंट फॉर परचेज ऑफ अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, हमने कहा जनाब सॉफ्टवेयर जो है वो आपके पास एसेट होता है, तो ये पेमेंट हमने इसको 6.4 को ऐड किया हुआ था, उसने भी किया हुआ है। डेप्रिसिएशन ऑन लीज एसेट 2.1 मिलियन, उसने भी ऐड किया, हमने भी ऐड किया हुआ है। लीज फाइनेंस चार्ज, वो भी हमने भी इसको ऐड किया हुआ है। टैक्स डेप्रिसिएशन आप देख लीजिए उसने कैसे निकाली है, वर्किंग वन को जाकर जरा देखते हैं। तो उसने कहा पेमेंट थ्रू चेक 12 मिलियन की, सेल्स टैक्स उसने माइनस करवाया हुआ, फेयर मार्केट 4 मिलियन उसने ऐड किया हुआ है, तो 14, 3.5 का इनिशियल अलाउंस और 15% के हिसाब से डेप्रिसिएशन 1.575, तो दोनों को मिलाया तो आपके पास टैक्स डेप्रिसिएशन कितनी बन गई बेटा? 5.075, हमने भी वही डेप्रिसिएशन माइनस करवाई है। फिर लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ ओल्ड मशीन 4 माइनस 5, यानी कि कंसिडरेशन रिसीव 4 थी और टैक्स एबिलिटी 5 मिलियन थी, तो एक काम में लॉस आ गया, वो भी हमने भी किया हुआ, उसने भी किया हुआ है। एनआरवी एडजस्टमेंट इसी तरह से, हमारा क्लोजिंग स्टॉक कम हुआ था तो हमने इसको माइनस करवाया था, इसने सोल्यूशन भी माइनस करवाया हुआ है। स्कॉलरशिप गिवन टू सारा, हमने कहा जनाब ये एज पर एग्रीमेंट है, ठीक है, तो पर्सनल एक्सपेंस नहीं होगा, तो लिहाजा ये सारा को उसके एम्प्लॉयमेंट के हिसाब से उसको मिल चुका है। ये हमारे लिए एक्सपेंस हम भी मानते हैं, उन लोगों ने भी एक्सपेंस माना हुआ था, इसलिए कोई किसी किस्म का एक्सपेंस ये नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद जनाब अमोर्टाइजेशन ऑफ ईआरपी सॉफ्टवेयर, अमोर्टाइजेशन हमें पता है कि क्या करेंगे हम जनाब, कॉस्ट डिवाइडेड बाय लाइफ मल्टीप्लाइड बाय जितने डेज के लिए उस साल में कुछ एक्विजिशन के साथ में इस्तेमाल हुआ, तो 91 डेज। 0.32 हमने भी लेस किया, उसने भी लेस किया हुआ है। लीज रेंटल, देखिए लीज रेंटल को उसने एडजस्ट करवाया हुआ है भाई, ठीक है, 3 उसने सारे का सारा उसने एडजस्ट करवाया हुआ है, 3 डिवाइडेड बाय 10.5 मल्टीप्लाइड बाय 2.5, ठीक है, उसने लीज रेंटल सारे का सारा उसने एडजस्ट करवाया हुआ है। ओके, तो जैसे मैंने आपको कहा कि आपके पास एजम्पशन है, आप इस एजम्पशन को कंसीडर कर सकते हैं कि आप इस लीज रेंटल को एडजस्ट करवा सकते हैं। कैसे? उसमें से प्रिंसिपल की अमाउंट अलग कर लीजिए और आपके पास जो फाइनेंस चार्ज है आप उसको अलग कर लीजिए, ठीक है। इधर उसने क्योंकि ये आई कैप का सोल्यूशन है, जैसे मैंने बताया कि आई कैप के सोल्यूशन के अंदर उसने 3 मिलियन को सारा का सारा उसने एज इट इज ले लिया, ठीक है, जो कि उसी की बात को निगेट कर रहा होता है। तो हम इस चीज़ को भी अपनी प्ली बना सकते हैं। कैसे? हम ये कह सकते हैं कि भाई अगर आपके पास फाइनेंस चार्ज और प्रिंसिपल की अमाउंट अलग से गिवन नहीं है और गाड़ी आपके पास एसेट लीज पे जो आपने एसेट लिया वो नॉट अप्लाइंग फॉर हायर व्हीकल है, हमने क्या कहा था, उसको 2 सिचुएशन हमने पहले बनाई थी, अब हमारे सामने 3 सिचुएशन आ गई। नंबर 1 एजम्पशन ले लेंगे कि कितना फाइनेंस चार्ज, किसी दूसरे एसेट को हम अपना एसेट मान लेंगे, लीज एसेट को। नंबर 2 हमने कहा था कि हम उसको पूरे के पूरे लीज रेंटल को एडजस्ट नहीं करवाएंगे, एज इट इज लिख देंगे। और नंबर 3 अब हमारे पास तीसरी ऑप्शन भी अवेलेबल हो गई, क्या? अगर फाइनेंस चार्ज अलग नहीं है, प्रिंसिपल अलग नहीं है, तो सारे के सारे लीज रेंटल को एडजस्ट करवा लेंगे, ठीक है। तीनों की तीनों एजम्पशंस वैलिड हैं, कोई इसको गलत नहीं करेगा इंशाल्लाह। गॉट इट? यस सर, ठीक है जी। तो उसने आई कैप ने क्या किया जनाब, 3 मिलियन मल्टीप्लाइड बाय 2.5 मिलियन डिवाइड बाय 10.5 मिलियन और उसका 80% उसने ले लिया 0.57। हमारा क्या आया था 0.24, उसके क्या आया था 0.57, और आपका जो तीसरी ऑप्शन थी वो आप लोगों के पास हमने लिखी हुई है,
ठीक है, तो तीनों ऑप्शन आप लोगों के पास गिवन है, तीनों में से कोई भी आप ऑप्शन अवेल कर सकते हैं। क्लियर? और एक एजम्पशन नीचे ले लीजिएगा, स्टार बना के या नोट 1 लिखकर एजम्पशन नीचे ले लीजिएगा कि मैं इसको एडजस्ट क्यों करवा रहा हूँ और इसको एडजस्ट करवाने की वजह क्या। गॉट इट? Yes, sir. तो बेटा एक बात अपने माइंड में रखिएगा, आई कैप के सोल्यूशन बनाने वाले लोग होते तो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, बट दे आर ह्यूमन बीइंग, गलती इंसान से हो जाती होगी, ठीक है, कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है, एरर भी हो सकता है, कुछ भी आपके पास प्रॉब्लम हो सकती है, बट डोंट फॉरगेट कि आपके पास सोल्यूशन जो है ये सजेस्टेड सॉल्यूशंस होते हैं, ये फाइनल सॉल्यूशंस नहीं होते, इनमें गलती के चांसेस होते हैं, और गलती कब किस जगह पे हुई है वो आपका टीचर आपको बताएगा। अगर कोई किसी गलती को टीचर आइडेंटिफाई नहीं करता तो हो सकता है कि टीचर भी उस चीज़ को वही मिस्टेक सेम कर रहा हो जो एग्जामिनर मिस्टेक कर रहा था, ठीक है, हो सकता है कि टीचर के माइंड में वो चीज़ ना डिस्क्लोज, मतलब वो बच्चों को ना बता रहा हो, ठीक है, जो चीज़ लॉ में उसमें पड़ी हो, तो कुछ ना कुछ सिचुएशन ऐसी बन सकती है। ओके, और जनाब लिंक्स रेंटल उसने एडजस्ट करवा दिया, और टैक्सेबल इनकम 29.765, हमारा आंसर चेंज इस वजह से है कि हमने इसको 0.24 लिखा हुआ था, उसने जनाब इसको 0.57 लिखा हुआ है, ठीक है, अगर आप इसको एडजस्ट करवाएंगे तो हमारा आंसर सेम इसके बराबर आ जाएगा। ओके जी, जी जो हम लीज रेंटल ये तब लेने जब फाइनेंस चार्ज अलग ना लिखी हो। हाँ जी बिल्कुल, ठीक है, तीनों ऑप्शन हमारे पास मौजूद है। फाइनेंस चार्ज अगर किसी और एसेट का और उस एसेट को मेंशन नहीं किया तो मैं अज्यूम कर लेंगे ये इसी एसेट का, मतलब ये तीन ऑप्शन फिर यूज कर सकते जी, हैं। बिल्कुल। अगर वो स्पेसिफिक बता दे कि वो एसिड 1 की थी और अब ये एसिड जी, अभी एसेट 2 के लिए फिर आपके पास दो ऑप्शन रह जाते हैं, यस ठीक है, या सबको एडजस्ट करवा दो सारे के सारे लीज रेंटल को, या फिर एडजस्ट ना करो, ठीक है। ले जनाब, टोटल इनकम जनाब यही आ गई, टोटल इनकम फ्रॉम बिजनेस आपके पास यही आ गई, टैक्सेबल दैट्स इट, क्योंकि अब इसके ऊपर टैक्स लगेगा नहीं, ठीक है। और इसका पार्ट 2 सारा के ऊपर टैक्स इम्प्लीकेशन एओपी के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे होगा। हम कहते हैं भाई एओपी का वो एक्सपेंस क्योंकि एओपी जो है वो एज पर एग्रीमेंट है, ठीक है, उसको वो बिजनेस एक्सपेंस है, वो एड बैक नहीं होगा, उसकी टैक्स उसके ऊपर किसी किस्म का कोई टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन अगर हम सारा की बात करेंगे तो सारा के लिए वो क्या होगा, बेनिफिट है सर, एज पर एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट है, तो उसके लिए क्या होगा, टैक्सेबल होगा, ठीक है। इनकम फ्रॉम सैलरी कैसा बनेगा। अगर मैं इनकम फ्रॉम बिजनेस की बात करूँ तो इनकम फ्रॉम बिजनेस कोई भी आपकी इनकम नहीं होगी, ठीक है, सारा के लिए वो जॉब है, उसका बिजनेस नहीं है। तो देखिए, as Sara is an employee of AC and employee is not considered as an associate of employer, the scholarship received by Sara from AC is exempt from taxation, ठीक है जी, यस सर, is it okay? मुश्किल तो नहीं इनकम फ्रॉम बिजनेस। अब बेटा आपके ऊपर जिम्मेदारी क्या है जी, ये क्वेश्चन आप लोग के लिए याद रखिए बेटा, मैं आपका टैक्स कंप्लीट करवा के जाऊंगा इंशाल्लाह पेपरों से 2 महीने पहले। आपके पास अगर आप जितनी देर में आपको करवा रहा हूँ, अगर आप सारे का सारा टैक्स कंप्लीट करते हैं तो आखिर में आप बेशक पूरा महीना कोई और पढ़ते रहे, टैक्स को हाथ ना लगाएं, मैं फिर भी आपको गारंटी देता हूँ आप इंशाल्लाह पास होंगे। लेकिन ईमानदारी के साथ ये टाइम आप पूरे का पूरा टैक्स सॉल्व करते हैं, ठीक है जी, बंद करते हैं। सर हमारा